हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो भारत बाजारों के बारे में बात करेंगे, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान मिस्टर मनीषा गुंडवानी, ही इज हेड एक्विटीज बंधन एएमसी। वेरी गुड आफ्टरनून मनीषा एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम टुडे। Very happy being here. प्लेजर ऑल आवर सर। सर, इंडिया के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है और बहुत फास्ट बदल रहा है इन लास्ट फ्यू वीक्स। अगर हम देखें तो पहले ट्रम्प टैरिफ्स के टेंट्रम्स, उसके बाद इंडो पाक वॉर लगभग हो चुकी थी, वहां से यू टर्न होते हुए फिर चाइना और यूएस के बीच में समझौता। टू मच ऑफ अनसर्टेनिटी Yeah. फॉर द मार्केट्स, फॉर इंडिया एज सच। तो इंडिया को कहाँ जाते देखते हैं आप? वेयर इज इंडिया हेडेड एंड आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स क्या देखते हैं आप? कैसे अनफोल्ड होते देखते हैं न्यू थीम्स, न्यू ट्रेंड्स फॉर इंडिया? देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो लास्ट 3-4 महीने में एक्चुअली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मतलब ये न्यूज़ फ्लो जो है टैरिफ का वो ऊपर नीचे होता है। बट आप देखेंगे कि 3-4 चीज़ ऐसी भी हैं जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। जैसे डॉलर वीकन हुआ है। मतलब डॉलर जी। जब गिरता है तो टिपिकली हम देखते हैं कि कैपिटल फ्लोज जो डेवलपिंग कंट्रीज में है आते हैं, तो इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ा पार्ट है डेवलपिंग कंट्रीज के पैक का। सेकेंड ये है कि क्रूड ऑयल, मतलब जो ऑयल की प्राइस है, जो अपना सबसे जी। बड़ा इंपोर्ट है, या मेरे ख्याल से एनर्जी इंपोर्ट रफली 40-45% है इंडिया का। क्योंकि जी। खाली ऑयल नहीं है, क्या होता है कि ऑयल प्राइस से फर्टिलाइजर प्राइस, एडिबल ऑयल प्राइस सब जी। फर्क पड़ता है। तो मोटा मोटी अपना ऑलमोस्ट आधा बास्केट जो है इंपोर्ट का, जो हम बाहर से लेते हैं, वो काफ़ी गिर गया है प्राइस में। जो $75 था, अभी $65 हो गया है। जी। तीसरी चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि जो अपना सेंट्रल बैंक आरबीआई का स्टैंस है वो काफ़ी, बोलते हैं, प्रो ग्रोथ हो गया है। तो लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक काफ़ी लेंडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही कंजर्वेटिव था। मतलब जी। वो रिटेल लेंडिंग को कंट्रोल करने की देख रहे थे, जिससे ग्रोथ को फर्क पड़ रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो रेट कट्स हो या लिक्विडिटी हो या ऐसे रेगुलेटरी एक्शन है कि जो ग्रोथ को फेवर करते हैं। फिर अभी ये यूएस चाइना जो फ्रिक्शन है, जी। उससे ये भी काफ़ी पॉसिबल है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बेनिफिट हो। क्योंकि ओके। अगर जो टैरिफ रेट्स है, अगर चाइना का टैरिफ रेट हमारे टैरिफ रेट से 20-30-40% हायर रहेगा, तो ये ऑब्वियस है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उसको चाइनीज मैन्युफैक्चरर के तुलना में फायदा होगा। और ये भी उम्मीद कर सकते हैं हम कि वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे टेक्सटाइल वेक्सटाइल में, अगर उनका भी टैरिफ रेट अपने से ज़्यादा रहेगा, तो काफ़ी संभावना है कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में, जो इंडिया का बड़ा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से क्या है ना, इक्वालिटी होती है कि बॉटम 60-70% पॉपुलेशन में अगर ऑर्गेनाइज जॉब्स क्रिएट हो, तो जी। वो जो इंडिया का एम्बिशन है, इंडिया का जो गोल है, जिसकी वजह से पीएलआई जैसे स्कीम्स फ्लोट हुए हैं, अगर हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है अगेंस्ट चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, तो ये एक बड़ा बोन रहेगा इंडिया के लिए। तो ये 3-4 चीज अच्छी चीज हुई है इंडिया के लिए। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो एक्चुअली जो यूएस का ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया के ऑब्जेक्टिव से फेयरली अलाइंड है कि वो लोग को भी एनर्जी प्राइसेस कम करना है, वो लोग को भी चाइना से इंपोर्ट कम करना है, वो लोग को भी थोड़ा एंटी डंपिंग की, बहुत लो प्राइसेस पे जिससे इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय होती है जो इंपोर्ट कर रहा है, वो नहीं चाहिए वो लोग को। तो ये सब इंडिया के लिए भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ ऐसी हो रही है जो आप थोड़ा न्यूज़ फ्लो को थोड़ा लॉन्ग टर्म
नजरिए से देखेंगे तो हम्म, अच्छा ही, ठीक ठाक ही हो रहा है इंडिया के लिए। हम्म, ये बात है कि ओवरऑल ग्रोथ जो है दुनिया में और इंडिया में, थोड़ा हम्म, मेरे ख्याल से लास्ट 30-40 साल से कम होने वाला है, क्योंकि जब प्रोटेक्शनिज्म होता है, जैसे ये फ्री ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन आती हैं, हम्म, तो वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि डेमोग्राफिक्स भी ऐसा है दुनिया का कि मोस्ट अमीर कंट्रीज में पॉपुलेशन डीग्रो हो रहा है। तो हम्म, ये सब की वजह से हम लोग को ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंडिया में 9-10% जीडीपी ग्रोथ होगा। मेरे ख्याल हम्म, से 5.5 से 6.5 का जो ग्रोथ है, वो हम्म, अगर इंडिया सस्टेन कर ले नेक्स्ट 10 साल के लिए, तो ओके। रिलेटिवली मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। हम्म, हम्म। अगर हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करें तो बहुत ही बैक टू एंड फ्रो वो चलते हैं। अब टैरिफ में पहले तो चाइना पे 135% टैरिफ लगा दिया, अब उसको घटा के 90 डे का पीरियड देके 30% कर दिया है। और हमारे मार्केट में थोड़ी हलचल हो रही है, इक्विटी मार्केट में। वो ये बोल रहे हैं कि अगर चाइना और यूएस के बीच में समझौता हो जाता है तो एफआईआई जो अब आना शुरू हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने में, वो अपना रुख जो है वो चाइना के मार्केट की तरफ कर लेंगे, क्योंकि चाइना के मार्केट्स ने ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया है। और अब इसके बाद हो सकता है कि द फ्लो विल गो देयर। आप कंसर्न है इसको लेके? देखिए, ये मेरे ख्याल से ना, जो चाइना इंडिया का जो कंपैरिजन होता है, वो मेरे ख्याल से बड़ा फैक्टर नहीं है। क्योंकि हम्म, देखिए, इन जनरल हमने देखा है कि कैपिटल मार्केट का बिहेवियर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है कि डॉलर ऊपर जाता है या वीकन होता है। तो जब डॉलर वीकन होता है कि लोग यूएस कैपिटल से निकल रहे हैं, मतलब हम्म, देखिए, यूएस का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, वो 25% है, बट जो मार्केट कैप कंट्रीब्यूशन है, वो हम्म, ऑलमोस्ट 65-70% है। तो अगर परसिस्टेंटली, अगर लंबे समय तक अगर डॉलर वीकन करता रहे, तो जो कैपिटल है वो इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग मार्केट में जाता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब वो ओके। कैपिटल यूएस से निकल रहा है, वो हम्म, चाइना जाएगा या इंडिया जाएगा, एक बात है। हम्म, बट पॉइंट ये है कि जो कैपिटल निकलता है यूएस से इतना बड़ा है कि अगर वो हो जाए तो चाइना को भी बेनिफिट होता है और इंडिया को भी हम्म, बेनिफिट होता है। करेक्ट। चाइना इंडिया का बेनिफिट ये 3-6 महीने इधर उधर होता है। तो हम्म, आप देखेंगे कि लास्ट 3-4 साल में 2-3 फेज ऐसे आए कि चाइना 3-6 महीने के लिए अच्छा कर, फिर इंडिया जी, का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। तो वो जी। ठीक है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा टाइमिंग का फर्क होगा इधर उधर। हम्म, बट जो बड़ा कॉल है हमारे लिए, वो हम्म, ये है कि क्या डॉलर जो अभी रिसेंटली वीक रहा है, क्या वो हम्म, वीकनेस स्ट्रक्चरल है या वो बाउंस बैक करेगा। हम लोग का ओके। जनरल कॉल ये है कि ये जो डॉलर का वीकनेस है वो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि ओके। डॉलर का जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, जैसे हम्म, करंट अकाउंट बोलिए या इन्फ्लेशन बोलिए या गवर्नमेंट का डेट या फिस्कल डेफिसिट, ये हम्म, सब थोड़े एडवर्स हैं। और इनको चेंज करने में सालों साल लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जी। 3 महीने में फिस्कल डेफिसिट जो अभी 6-6.5% है, वो हम्म, आप 2% में ला नहीं सकते। तो हमें लगता है कि इंडिया का बेनिफिट और मे बी अदर डेवलपिंग मार्केट्स को भी बेनिफिट होगा। बट छोटे मोटे बाउंस बैक आएंगे डॉलर में। बट अगर आप 3-5 साल का व्यू लेंगे, हम्म, हमको लगता है कि थोड़ा डॉलर में वीकनेस रहेगा। हम्म। और डॉलर में वीकनेस जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा रहता है। लेकिन एक और खबर जो अब मार्केट्स को सता रही है वो जापान के जो बॉन्ड यील्ड में इजाफा हो रहा है, वो कितना वरीसम हो सकता है? आपको लगता है कि येन कैरी ट्रेड, ये सब जो बातें चल रही है और जिसकी वजह से बाजार दबाव में आ गया है, इज इट रियल थिंग टू वरी ऑन? देखिए, मैं ना एक कैपिटल मार्केट में एक सेइंग है कि नेवर फाइट द फेड। इसका मतलब गवर्नमेंट से आप झगड़ो मत। क्योंकि देखिए, हम जो बोलते हैं पेपर करेंसी दुनिया में, गवर्नमेंट कैन ऑलवेज प्रिंट मनी। तो ये जो बॉन्ड यील्ड्स बहुत ऊपर जा रही है, यूएस में भी आप देखेंगे जो 30 ईयर जी, बॉन्ड है वो जी। 5% है मोटा मोटी।
जी। जो लास्ट 4-5 साल में हाईएस्ट है। हम्म, तो ये कंसर्न तो है डेफिनेटली, हम्म, बट मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट को एक्सट्रीम लेवल पे आना पड़ेगा तो वो लोग हम्म, गवर्नमेंट का बॉन्ड सेंट्रल बैंक ले लेगा, जो हम बोलते हैं क्यूई बोलते हैं, जो क्वांटिटेटिव फिर ईजिंग। इजी। तो वो एक ब्रह्मास्त्र टाइप है उनके पास कि अगर उनको लगेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, तो उनके पास बहुत मैकेनिज्म्स है। क्यूई एक मैकेनिज्म है, बट जैसे इंडिया में हम जो एसएलआर बोलते हैं कि जी। उसको भी 100 रुपये डिपॉजिट बैंक में आ रहे हैं, 20 रुपये आपको गवर्नमेंट बॉन्ड देना पड़ेगा। तो जी। ऐसे बहुत टूल्स हैं जिससे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट मिलके इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ओके। बीच बीच में मेरे ख्याल से थोड़ी मार्केट में टर्बुलेंस रहेगा, बट हम्म, अगर यूएस और जापान के जो गवर्नमेंट्स हैं उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर है वो अगर हम्म, अलर्ट रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये सब मैनेज हो जाएगा। और जब भी क्यूई की बात आती है तो मार्केट जो है उछाल मार देते हैं। तो आशा करते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो इसको भी समझ ले। सर, आप अभी अपने पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन कर रहे हैं इन अनसर्टन टाइम्स में? बिकॉज कभी एक सेक्टर चलता है, अब अगर डिफेंस की बात करें, पिछले राइट। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में डिफेंस एज अ थीम प्लेड अप वेरी ब्यूटिफुली, लेकिन अब पिछले 2 दिन से करेक्शन देखने को मिल रही है। सो हाउ आर यू पोजिशनिंग योर पोर्टफोलियो इन such a situation where you never know कि कौन सा सेक्टर अब चलने लगेगा? हाँ, ये बात डेफिनेट है कि जो प्राइसिंग एफिशिएंसी है, जिस जो न्यूज़ डिस्काउंट होता है प्राइसेस में, वो बहुत फास्ट हो गया है, तो जी। वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप ग्लोबल बिजनेस साइकिल देखेंगे, मेरे ख्याल से 3 बड़े रीजन्स हैं। एक यूएस है, एक चाइना यूरोप है, और एक इंडिया है। तो प्योर मैक्रो में तो इंडिया का सिचुएशन सबसे बेस्ट है। तो जी। इन जनरल हमारे जो ओवरवेट या समझो जो पोजीशंस हमको अच्छी लगती हैं, वो डोमेस्टिक सेक्टर से लिंक्ड है। ओके। जैसे फिनेंशियल्स है, रियल एस्टेट है, कैपिटल मार्केट लिंक स्टॉक है। हमको जनरली यूएस से थोड़ा डर लगता है, यूएस इकोनॉमी से, क्योंकि देखिए फिस्कल डेफिसिट हाई है और उनको अब कम करना पड़ेगा, बिकॉज उनका डेट इतना बढ़ जी। गया है। तो जब आप फिस्कल स्पेंडिंग कम करते हो, और इंटरेस्ट रेट भी अभी वहाँ इमीडिएटली तो कम नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रीजनेबली हाई है, और जी। टैरिफ्स का भी एक इफेक्ट आने वाला है इन्फ्लेशन में। तो हमको लगता है कि यूएस में थोड़ा स्लो डाउन आने की संभावना काफ़ी हाई है। तो जो ओके। यूएस सेंट्रिक सेक्टर है, जैसे आईटी सर्विसेज प्राइमरीली, उनमें हम लोग थोड़ा अंडरवेट है। बाकी चाइना यूरोप से जो लिंक कुछ ज़्यादा वेट नहीं है, मेटल्स और ग्लोबल ऑटो दिस थिंग, उसमें हम लोग का है थोड़ा ओवरवेट की वैल्यूएशन चीप है, कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे कि ये सब मेटल और ग्लोबल ऑटो स्टॉक लास्ट 3-4 साल में कुछ परफॉर्म नहीं करें, तो वैल्यूएशन अभी थोड़ा रिलेटिवली ओके है। बट हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया फेसिंग सेक्टर्स का है। डिफेंसिव साइड पे हम लोग को फार्मा ठीक ठाक लगता है। कुछ बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, बट ऐसे स्टडी बिजनेस है जिसका सिक्लिकल एस्पेक्ट कम है। मतलब अगर समझो यूएस में अगर बहुत बड़ा रिसेशन हो जाए जो ग्लोबल रिसेशन स्लो डाउन कर ले, तो आई थिंक फार्मा वो पर्सपेक्टिव से अच्छा डिफेंस दे सकता है। सर, अभी हाल में हमने देखा कि देयर अगेन अ शिफ्ट टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर जो हमने एक रीसेंट लो से एक रैली, क्या बोलूं, एक रिकवरी देखी है, उसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। कुछ महीने पहले हम फ्रॉथ की बात किया करते थे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, लेकिन यही फंड्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया और अंडर परफॉर्म भी किया पिछले एक साल में। अब जो हम वापस लौट रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, ये क्या सही स्ट्रेटेजी होगी? अभी आपका नजरिया क्या होगा? टू स्टिक विद लार्ज कैप्स और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सेलेक्टिवली कैन डू बेटर? देखिए, पहली बात ये है कि मैं मिड और स्मॉल कैप को अलग नज़रिए से देख रहा हूँ।
कि मिड कैप जो ऑफिशियल डेफिनेशन है जिसमें खाली 150 स्टॉक्स है, वो जी हमें कंस्ट्रेंट लगता है, मतलब कुछ खास नहीं लगता है, क्योंकि वो 150 स्टॉक में आपको चॉइस नहीं है ज़्यादा। और जी क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को खरीदना ही है वो 150 जी स्टॉक, तो हमको जी लगता है कि वो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है मिड कैप स्पेस का। बट स्मॉल कैप स्पेस पे हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप्स इन जनरल चीप है, बट क्या है, स्मॉल कैप में ना, अगर आप 500 स्टॉक कवर कर रहे हो तो 50-100 स्टॉक जो दूसरे सेगमेंट लार्ज कैप और मिड कैप से बेटर है, वो निकालना अभी भी पॉसिबल है हमको लगता है। बस करेक्ट। तो हमको दो चीज अच्छी लगती है, एक तो चॉइस है आपके पास कि 500 में से, हाँ। और सेकंड, अगर स्टॉक सिलेक्शन ठीक ठाक हो तो इनका ना बेस छोटा है अभी। और जी जैसे हम अभी बात कर रहे थे, दुनिया में ना अभी चेंज भी बहुत ज्यादा है। जैसे जी डिफेंस जो 20-30 साल ग्लोबली इग्नोर्ड सेक्टर था, क्योंकि जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था लेट 80s, नाइनटीन जी एटीज में, उसके बाद दुनिया में थोड़ा पीसफुल फेस था टिल यूक्रेन एंड इसराइल वॉर हैपेंड। तो डिफेंस लास्ट 20-30 साल में थोड़ा इग्नोर्ड सेक्टर था। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लास्ट 20-30 साल में इग्नोर्ड था, क्योंकि चाइनीज कंपटीशन बहुत स्ट्रांग था। तो ऑल्सो टेक्नोलॉजी चेंजेस तो है ही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, रिन्यूएबल्स है। जी तो हमको लगता है कि ये सब ट्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो बड़े कंपनीज है वो जो लास्ट 20 साल चला है वो रिफ्लेक्ट करता है। बट अभी रियल एक्शन ये सब नए चीजों में है जो टिपिकली जी स्मॉल बेस से शुरू करते हैं। तो स्मॉल कैप में दो फायदे हैं कि एक वैरायटी ज्यादा है, और दूसरा बेस छोटा है, और अगर आप राइट ट्रेंड पकड़ो तो उनका जो ग्रोथ आ सकता है वो काफी सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू लार्ज कैप। तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जा सकते हैं जो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ऐसा 20% ग्रोथ कर सकें पोटेंशियली। देखिए, हम 10 स्टॉक में 5 में रॉन्ग भी जाएंगे, बट एटलीस्ट वो चॉइस से, और ये जो ट्रेंड्स हैं, नए ट्रेंड्स हैं, वो आप प्ले कर सकते हो। तो हमारा व्यू ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंडिया में अभी भी स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कैप स्पेस इज स्टिल द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड बेटर। बट ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 3-5 साल, बिकॉज क्या होता है, देखिए, हम कभी भी ये छोटे मोटे मैक्रो डिस्टरबेंसेस प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब जी 3 महीने पहले इंडिया पाकिस्तान का वॉर कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा, करेक्ट? बिल्कुल तो करेक्ट। ये डिस्टरबेंसेस में स्मॉल कैप गिरते हैं, मतलब देर इज नो डाउट। बट ये हम अगर डिसिप्लिन तरीके से पेशेंटली अगर होल्ड करेंगे स्मॉल कैप, और इसमें अदर चीज़ ये है कि आपका रिसर्च टीम भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कवरेज ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें, ताकि वो चॉइस का फुल बेनिफिट ले सको। तो बट अगर एक अच्छा गुड स्मॉल कैप फंड, मेरे ख्याल से अगर 5 साल का व्यू है आपका, आपको पेशेंस है इन्वेस्टमेंट करने का 4-5 साल के व्यू पॉइंट से, हमको लगता है गुड स्मॉल कैप फंड कैन स्टिल आउट परफॉर्म लार्ज कैप इंडेक्स। सर अर्निंग्स अभी अभी खत्म हुई है फोर्थ क्वार्टर की, और अब उम्मीद जताई जा रही है कि अर्निंग्स बेटर होगी यहाँ से। आपका क्या नजरिया बन रहा है लुकिंग एट द अर्निंग्स? व्हिच सेक्टर यू थिंक इज द बेस्ट प्लेस सेक्टर राइट नाउ? देखिए, अर्निंग ना, ये बात म्यूटेड थे एक्सपेक्टेशन राइट। काफी, और ऑनेस्टली ना मेरे को नहीं लगता है कि कुछ ब्रॉड बेस्ड अर्निंग सरप्राइज आएगा नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में भी। क्योंकि सिंपल बात ये है कि यूएस डेफिनेटली सबसे बड़ा इकोनॉमी है। वहाँ अगर स्लो डाउन की गुंजाइश है, तो हम लोग को ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ग्लोबल ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग रहेगी। और चाइना, यूरोप के भी अपने चैलेंजेस हैं, मतलब लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, डेमोग्राफिक्स हैं, उनके डेट लेवल्स हाई हैं। तो ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता है कि लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस में ब्रॉड बेस्ड अर्निंग ग्रोथ कुछ स्ट्रांग रहेगा।
ओके। अदर चीज थोड़ा मीडियम टर्म व्यू से ये भी है कि इन्फ्लेशन इंडिया में कम हो रहा है, तो जो नॉमिनल ग्रोथ बोलते हैं हम लोग की रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जो एक्चुअल जो हमको दिखता है, देखिए रियल जी जीडीपी ग्रोथ तो किसको दिखता नहीं है, मतलब हम लोग तो सब नॉमिनल जी नॉमिनल ग्रोथ पे जीते हैं हम लोग, राइट। जी तो ये जो नॉमिनल ग्रोथ है वो भी इंडिया का थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि जब जी इन्फ्लेशन 6-7% था तो जी अपना नॉमिनल ग्रोथ 13-14% होता था। अब आप देख करेक्ट। रहे हो कि इंडिया का नॉमिनल ग्रोथ 9-10-11 के रेंज में है। तो जी उससे क्या होता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग भी थोड़े स्लो डाउन होती हैं। तो ओवरऑल ऐसा कुछ बड़ा सरप्राइज नहीं रहा है ये क्वार्टरली अर्निंग में। आईटी थोड़ा वीक था, वो भी थोड़ा जी एक्सपेक्टेड ही था कि यूएस थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। बैंकिंग में एसेट क्वालिटी अच्छा है, तो अभी तो अर्निंग्स ठीक है, बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अभी बैंकिंग में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एसेट क्वालिटी का बेनिफिट स्लोली अभी बेस में आ गया है। तो आप जी देखेंगे FY 26 FY 27 में जो प्रॉफिट ग्रोथ है बड़े बैंक्स का, वो मोर और लेस क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 10% के लाइन में ही होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हमको हायर ग्रोथ चाहिए नेक्स्ट 3-5 इयर्स के लिए, तो वो थोड़े स्मॉल कैप कंपनीज में ही दिखेगा। तो जो स्पेसिफिक नीशेस हैं, जैसे पावर इक्विपमेंट है, जी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च है फार्मा में, थोड़े जो सर्विसेज में जो जैसे जीसीसी, जो एक बड़ा ट्रेंड है इंडिया में ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स का, उनको जो केटर कर रहे हैं वैसे जो कंपनीज हैं, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे नीशेज हैं जहाँ 15-20% ग्रोथ ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3-5 साल में कंपनीज डिलीवर कर पाएंगी। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी, तो मेरे ख्याल से वो सेगमेंट्स में रहना ज़रूरी है, अगर आपको पोर्टफोलियो का अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग करना है तो। So what is the possibility कि Nifty is with financial year FY 26 में all record high touch करे? Is there a possibility? ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट मोटा मोटी मेरे को लगता है कि देखिए वी It's हैव not टू that far also. वी हैव टू बी थोड़ा कंजर्वेटिव। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा रिटर्न ना, ऑनेस्टली FY 26 में डबल डिजिट रिटर्न थोड़ा मुश्किल लगता है। परेश सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।